हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईश्वरी। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद दयाल। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। फ्रेंड्स, यदि मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नई प्लेलिस्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारी को रूबरू कराऊंगा, जिसमें मैं आपको कंप्लीट भारत का भूगोल कराऊंगा। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट भारत का भूगोल आपकी लुसेंट पब्लिकेशन जीके की बुक से होगा, जिसके लेखक मैंने इससे पहले आपको बता दिया था। जो मैंने वीडियो बनाई थी टॉप 5 जीके बुक्स में, उसको पहले नंबर पे रखा था अपनी तरफ से लुसेंट पब्लिकेशन सामान्य ज्ञान। तो फ्रेंड्स, उसी के माध्यम से आज मैं आपको भारत के भूगोल की कंप्लीट प्लेलिस्ट लेकर और कंप्लीट वीडियो, ये वीडियो कम से कम 20 से 25 मिनट की होगी। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको पार्ट 1 लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसमें हम टॉपिक वाइज आपको बताएंगे। अब टॉपिक वाइज क्या रहेगा उसके लिए मैं थोड़ा आपको भूमिका बता देता हूँ अबाउट दी टॉपिक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बारे में करेंगे भूगोल। फ्रेंड्स, ये भूगोल के सबसे पहले हम जनक देखेंगे कि भूगोल की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। तो भूगोल के जनक देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे टॉपिक वाइज, अर्थात जैसे ब्रह्मांड एंड सोलर सिस्टम, तो इत्यादि इस प्रकार के टॉपिक रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नाम आता है फ्रेंड्स भूगोल, ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, भूगोल के नामकरण ये हमारा लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला पॉइंट है हमारा, भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जाता है। फिर स्टूडेंट, हम आपको बता दें कि भूगोल का नामकरण और इस विषय में प्राथमिक स्तर से सुव्यवस्थित तथा इस विषय के बारे में जानकारी को रूबरू कराना यूनान वासियों का ही काम है, अर्थात उनकी देन है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, हेकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश किया। तो फ्रेंड्स, ये मैं सोचता हूँ कि आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली। अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन आ जाए हमारी कोई बड़ी परीक्षा में कि भूगोल को किस शताब्दी में मान्यता मिली या किस शताब्दी में उसे कहते हैं कि एक फुल रूप से मान्यता प्राप्त हुई, तो कौन सी शताब्दी में? 19वीं। फ्रेंड्स, अब कौन सी शताब्दी चल रही है? अब 21वीं चल रही है। आने वाली शताब्दी बदल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे भूगोल के जनक, भूगोल के जनक हेकेटियस के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। फ्रेंड्स, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। द इन्वेंटर ऑफ ज्योग्राफी एंड व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? एरेटॉन्सनीज को। नंबर 4, ज्योग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन था? एरेटॉसनीस था, एरेटॉसनीस। चलिए फ्रेंड्स, 5वां नंबर, भौतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियम को कहा जाता है। 6 नंबर, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? कार्लो सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? थेल्स व एनेक्सीमीडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, विश्व ग्लोब निर्माता जिसे कहते हैं, विश्व का जो हमारा मैप होता है, जो ग्लोब होता है, उसका निर्माता कौन है? फ्रेंड्स, उसके निर्माता यदि हम आपको बता दें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप याद कर सकते हैं, मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम विश्व ग्लोब के निर्माता हैं। फ्रेंड्स, 9 नंबर है हमारा, विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एनेक्सीमेंडर। फ्रेंड्स, एनेक्सीमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माता हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भूगोल में भूगोल की परिभाषाएं। जो फ्रेंड्स भूगोल की कुछ परिभाषाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं, वो आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। तो पहली परिभाषा आ जाती है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा मूल धरातल के अर्थात भू धरातल के क्षेत्रों में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान कराता है। तो ये कथन किसका है? फ्रेंड्स, स्ट्रैबो का। फ्रेंड्स, स्ट्रैबो ने कहा था कि भूगोल के अंतर्गत क्या होता है
जितने भी हमारे स्थल हैं, महासागर हैं, जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, फल हैं एवं भूधरातल के जितने भी क्षेत्र हैं, तो उन सबको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उन सबको मैं आपको बता दूं, जितने भी उन सब का हम नॉलेज अर्थात उन्हें जितना हम कहते हैं कि खोज करते हैं उसके बारे में, तो सब वो भूगोल के अंतर्गत आती है। तो भूगोल की सेकंड डेफिनेशन फ्रेंड्स क्या होगी, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभायम विज्ञान है। ठीक है फ्रेंड्स, आभायम विज्ञान है। चलिए ये तो बहुत होंगी, चलिए मैं अगले देख लेता हूँ आपको। फ्रेंड्स अगला है, पहले टॉपिक पे मैं बात करूँगा आज ब्रह्मांड। फ्रेंड्स ब्रह्मांड क्या है एंड ब्रह्मांड में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको सब नॉलेज दूंगा, तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। तो जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में क्या होता है फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में मैं आपको बता दूँ तो ब्रह्मांड एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। जो अस्तित्वमान होता है द्रव्य का एवं ऊर्जा के सम्मिलित, जिसमें ऊर्जा इकट्ठी होती है, ऊर्जा एकत्रित होती है, सम्मिलित होती है, उसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर और नेक्स्ट है, दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं जिसे बोलते हैं गैलेक्सीज तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत निम्न हैं। कौन से सिद्धांत हैं फ्रेंड्स, वो आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, देखते रहिए। तो पहला जो हमारा सिद्धांत है वो है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। फ्रेंड्स बिग बैंग थ्योरी पर एक प्रश्न आया था, मैंने सुना था शायद में टेट के पेपर में आया था। तो प्रश्न इसी प्रकार का था कि ब्रह्मांड के कोई दो सिद्धांत बताइए। तो एक था बिग बैंग थ्योरी और एक था स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो फ्रेंड्स बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, एफ चार्ल्स लेमेनियर द्वारा जो चालू किया गया था अर्थात आविष्कार किया गया था महाविस्फोट सिद्धांत। साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना। फ्रेंड्स स्टडी स्टेट थ्योरी का मतलब थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इन दोनों को याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके काम आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है वो आपको बता दूं। नंबर 3 क्या है, दोलन सिद्धांत। फ्रेंड्स दोलन सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसे कहते हैं पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, अर्थात कह सकते हैं हम डॉक्टर एनल संडेजा द्वारा एट्रीब्यूट किया हुआ है, इन्वेंटेड किया हुआ है दोलन सिद्धांत। चौथा नंबर आता है स्फीति सिद्धांत। फ्रेंड्स स्फीति मतलब स्फेंटनरी थ्योरी, एलेन गुथ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलीय एवं पादरी एव जॉर्ज लेमेनियर ने किया था। बाद में रॉबर्ट बेगर ने इस सिद्धांत की व्याख्या करी थी। फ्रेंड्स तो चलिए मैंने आपको सिद्धांत बता दिए हैं, अब आपको मैं क्या बताऊंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक और मैं बता दूं कि ये मैं बता रहा था कि वैज्ञानिक का विश्वास है कि महाविस्फोटक, जिसे मैंने बताया था बिग बैंग थ्योरी, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था महाविस्फोटक सिद्धांत। तो वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोटक बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब अर्थात 30.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, जिसे सोलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण किया गया था। फ्रेंड्स तो आपने ये नासा का नाम सुना होगा फ्रेंड्स, नासा बहुत बड़ी एक संस्था है। इसमें एक और है MAP जिसे कहते हैं माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉफी प्रोवेव। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए मैंने आपको इस बारे में पूरी नॉलेज दे दी है। अब चलिए मैं आ जाता हूँ टॉपिक वाइज पर। तो फ्रेंड्स आज मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ 2 टॉपिक, 2 नहीं फ्रेंड्स आज मेरा एक ही टॉपिक रहेगा। तो चलिए मैं अभी आपको करता हूँ जितने भी मुझसे होंगे। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो का मेरा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। अभी जो मेरा टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था फ्रेंड्स, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तित्वमान द्रव्य तथा ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ये तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया था। अब उसके बाद क्या आता फ्रेंड्स, अब मैंने इसके सिद्धांत भी आपको बता दिए थे बिग बैंग थ्योरी।
तो चलिए मैं इसके बारे में अब आपसे कर लेता हूँ कुछ 1 लाइनर एंड 2 लाइनर एंड ऑप्शनल क्वेश्चन पर बात। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी जिस विषय पर भी ब्रह्मांड से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आज मैं आपको वो बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ये वीडियो, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो क्या है फ्रेंड्स, ब्रह्मांड का व्यास 10⁻8 प्रकाश वर्ष है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁸ माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। और ऐसे ही 10⁸8 फ्रेंड्स, मैं बता दूंगा आपको 10⁸8 का यदि हम मतलब करेंगे तो यानी कि 10⁸8 बराबर होगा 10 × 10 × 10 × 10 × 10। फ्रेंड्स, 10 की 8 बार गुणा, ये हो गया 10⁸8। तो इसका प्रकाश वर्ष निकालेंगे तो इतना तो हमारे ब्रह्मांड का व्यास है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब मंदाकिनी, जिसे गैलेक्सी कहते हैं फ्रेंड्स। कहीं गैलेक्सी वो नहीं समझना जो गैलेक्सी की मोबाइल आता है फ्रेंड्स, ये गैलेक्सी आकाशगंगा होती है जो मंदाकिनी कहलाती है। प्रत्येक मंदाकिनी का अनुमानित 100 अरब तारे होते हैं। एक मंदाकिनी अर्थात एक गैलेक्सी में हमारे 100 अरब तारे होते हैं। चलिए आप देख लेते हैं मंदाकिनी क्या है। आपको मंदाकिनी भी समझा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स मंदाकिनी पेपर के हिसाब से। यदि यहाँ पेपर के हिसाब से देख रहे हैं तब मंदाकिनी होता है तारों का ऐसा समूह जो धुंधला या दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाता है। हमारी पृथ्वी में अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दुग्ध मेघला या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई पूछे आपसे कि हमारी पृथ्वी में कितनी मंदाकिनी हैं, तो फ्रेंड्स आप उसको जवाब देना, भाई हमारी जो पृथ्वी है उसमें हमारी सिर्फ एक मंदाकिनी है जिसका नाम है मिल्की वे अर्थात आकाशगंगा या दुग्ध मेला। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, अब तक ज्ञात इस मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिला स्पिरल है। इस मंदाकिनी को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था, गैलीलियो ने, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में और थोड़ी नॉलेज है हमारे पास कि आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं, देवयानी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, देवयानी कहते हैं। आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी जो मंदाकिनी है उसे देवयानी कहते हैं। तो सबसे नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी कौन सी है, डवार्फ मंदाकिनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारा जो ब्रह्मांड का टॉपिक था इसके अंतर्गत आने वाली मंदाकिनी है, आकाशगंगा रिलेटेड है, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज हम आपको एक और दूसरे नंबर के टॉपिक है हमारे इसमें। तो दूसरे नंबर का टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, तारे अर्थात सौरमंडल पे आ जाते हैं हम फ्रेंड्स। सौरमंडल तो आपने सुना ही होगा नाम, सौरमंडल, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर, फ्रेंड्स गलत हो रहा है, सोलर सिस्टम, SYSTEM। फ्रेंड्स ये सोलर सिस्टम है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये सोलर सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं। सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक न एक परीक्षा में प्रश्न जरूर आता है, हर साल आता है। तो फ्रेंड्स इस सोलर सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसमें हमारा सूर्य एंड पृथ्वी एंड चंद्रमा एवं हमारे जो 8 ग्रह हैं, प्लूटो वगैरह हैं, पृथ्वी है, शुक्र है, मरकरी है, वीनस है, ठीक है, जुपिटर वगैरह जितने भी हमारे ग्रह आते हैं वो इस सौरमंडल में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स इस सौरमंडल की यदि हम बात करें, कुछ बेसिक नॉलेज दे दूं मैं इसके बारे में। तो इसकी खोज किसने करी थी फ्रेंड्स, इस सौरमंडल की खोज करी थी कोपरनिकस ने। फ्रेंड्स कोपरनिकस का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे ये कोपरनिकस, जिसने सौरमंडल की खोज करी थी। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं आपको बता दूं तो इसमें क्या होने वाला है। तो सूर्य के चारों ओर, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेंड्स सोलर सिस्टम में सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। फ्रेंड्स यदि आपसे कोई पूछे सौरमंडल में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो आप तुरंत जवाब देना, क्या दोगे फ्रेंड्स, आप जवाब दोगे सूर्य। सूर्य अर्थात सूर्य कहते हैं सन। चलिए फिर
अब बात कर लेते हैं हम प्लेटिनम्स। प्लेटिनम्स क्या है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लेटिनम्स, और आप इसे पढ़ सकते हो। सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देने वाला जुड़वा पिंडों का जो समूह है उसे प्लेनेमस कहते हैं। ये प्लेनेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेनेमस मैं बता रहा था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है, मैंने प्लेनेमस बताया आपको, और नेक्स्ट इस सौरमंडल में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है सूर्य। तो सबसे पहले हम सूर्य पे बात करेंगे, फिर पृथ्वी पर बात करेंगे, फिर चंद्रमा पर बात करेंगे, फिर पिंडों पर बात करेंगे, फिर ग्रह पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, अब सूर्य आया। सूर्य के बारे में मैं आपको बेसिक नॉलेज दे दूँ, जिससे हर साल परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है, और आपके लिए बेसिक है, आप ये पढ़ सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मैं आपको बता दूं, थोड़ा पेन मोटा कर लेता हूं। तो सन, सूर्य की बात करते हैं हम। तो सूर्य में क्या है फ्रेंड्स, सूर्य सन सौरमंडल का प्रधान है। यदि कोई कहे सौरमंडल का सरपंच किसे कहा जाता है, तो सूर्य को कहा जाता है। यह हमारी मंदाकिनी, दुग्ध मेघला या आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने पे स्थित है। फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 × 10⁸ माइक्रोमीटर। ठीक फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो चलिए सूर्य के बारे में और हम थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल नॉलेज है ये। यह दुग्ध मेघला या आकाशगंगा मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसकी परिक्रण काल दुग्ध मेघला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ अर्थात 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड का वर्ष कैसमस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में ध्रुव और भाग 35 दिनों में एक घूर्ण करता है। फ्रेंड्स कुछ लोग कहते हैं कि जैसे दिन और रात क्यों होती है, तो उसका क्या कारण है। ये हमारे ध्रुव पर कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य अपनी जगह स्थित रहता है और पृथ्वी घूमती रहती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है। फिलहाल घूमती पृथ्वी भी है और सूर्य भी परिक्रमा करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है हमारी वो क्या है, वो है सूर्य एक गैसीय गोला है। क्या है, सूर्य एक कैसा गोला है, गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71% एंड हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्र भाग अर्थात जिसे बोलते हैं कोर कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस होता है, तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हैंसवेथ क्या होता है। हैंसवेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंसवेथ ने बताया था कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय विलयन होता है, जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सूर्य की दीप्तिमान, जो मैंने हाईलाइट करके रखा, सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहते हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये छोड़ रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगा वही बहुत बताऊँगा, अन्यथा आपको इम्पोर्टेंट नहीं होगा वो नहीं बताऊंगा। जो मैं देखता हूँ कि परीक्षा में आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चाहे और भी यूट्यूब चैनल आप छोड़ सकते हो, लेकिन मेरी वीडियो को पूरा देखिए। फ्रेंड्स थोड़ा नीचे कर लूँ मैं, ये सूर्य की उम्र क्या है। सूर्य की उम्र अब से लगभग 5 मिलियन वर्ष हो चुकी है। 5 मिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का काम 10⁻11 वर्ष तक है। अब फ्रेंड्स आप किसी से पूछोगे तो हमें सूर्य कब तक रोशनी देगा, कब तक सूर्य हमें ऊर्जा देगा, कब तक हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा सूर्य, विटामिन डी की कब तक हमारे साथ पूर्ति रहेगी। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूँ कि 10⁻11 वर्ष। अब फ्रेंड्स आप सोचते होंगे 10⁻11 वर्ष का क्या मतलब बना। 10⁻11 वर्ष का मतलब बना 10 की गुणा 10, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, तो इसकी 11 बार गुणा कर दो। जितना जीरो है मतलब 10 के आगे 11 जीरो लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने वर्ष हो जाएगा। मान लिया अब चाहे 10 मिलियन मतलब 10 अरब हुआ या 10 शंख हुआ, 10 खरब हुआ, तो इस बारे में आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको बता दूं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। फ्रेंड्स पहले लगता था ये 8 मिनट 22 सेकंड। पहले कितना था फ्रेंड्स, 8 मिनट 22 सेकंड था, लेकिन अब ये बदल चुका है। अब कितना हो चुका है, 8 मिनट 16.6 सेकंड। तो और नेक्स्ट बता देता हूँ मैं। अगला क्या है फ्रेंड्स, अगला है सौर
ज्वाला का उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला पर उत्तरी ध्रुव का औरारा बोरलीसियस और दक्षिणी ध्रुव पर औरारा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सूर्य के धब्बे फ्रेंड्स क्या है, सूर्य के धब्बे चलते हुए गैस के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों में का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्ष का यह धब्बा बढ़ता था और बाद में 11 वर्ष यह धब्बा घटता गया। चलिए फ्रेंड्स, और एक और बेसिक नॉलेज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपके लिए कौन सी परीक्षा में ये काम आएगी। तो ये नॉलेज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। जितना पृथ्वी का व्यास है उसके 110 से गुणा कर दे, 1/110 से गुणा कर देंगे तो निकल के आ जाएगा सूर्य का व्यास। अब फ्रेंड्स आप कहते होंगे जी व्यास क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स व्यास। चलिए, जैसे मान लिया मैंने ये कोई पृथ्वी है फ्रेंड्स, ये क्या है, पृथ्वी है। अब ये इसका केंद्र है अर्थात ध्रुव है फ्रेंड्स। अब ये जो होती है जे आर, जे त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की ये त्रिज्या होती है। यदि फ्रेंड्स बात करें हम ये और यहाँ से यहाँ तक की, तब ये भी त्रिज्या होगी। और जब हम इसकी पूरी रेखा कर देते हैं तो ये व्यास कहलाता है फ्रेंड्स। इस प्रकार के जितने भी जी हैं ये व्यास हैं जी फ्रेंड्स, व्यास हैं। जब वृत्त या पृथ्वी का कोई एक कोने से दूसरे कोने, कोना तो कह नहीं सकते फ्रेंड्स, एक त्रिज्या से दूसरी त्रिज्या में मिल जाए तो वह व्यास बन जाता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी के सूर्य ताप का लगभग 2 अरब भाग मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने सभी जानकारी ले ली है। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण क्या कहता है, इसके बारे में मैं थोड़ा तेज़ी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण क्या है, तो चलिए फिर आपको स्पीड में पढ़ के सुनाऊंगा। क्या है, प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड के विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत अर्थात जेनेरेटिक थ्योरी कहा गया। इसके प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्वालिडिस टर्मा ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 1473 से 1548 तक यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इनकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, जिसे कहते हैं हेलोटेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। 16वीं शताब्दी में डायोक्रोबिन के सहायक जोहानग्रेस कैपलर में भी सूर्य को ब्रह्मांड के माना गया था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेघला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य के इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव प्राप्त हुआ। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल के पिंड, अब सौरमंडल के पिंड में आपको जो मुख्य पिंड हैं वो ही बता देता हूं। चलिए, तो परंपरागत ग्रह पहले मैं बता दूं, सौरमंडल के अंदर आने वाले पिंड। अब आप कहेंगे जी ग्रह बताने और सौरमंडल के पिंड क्या होंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ को कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे बोलते हैं IAU। इसका मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है, शायद में आई डोंट नो बट यू कैन सर्च ऑन गूगल फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ है, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूदा पिंडों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया। नंबर 1 परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह और लघु सौरमंडलीय पिंड। तो ग्रह तो आप जानते होंगे, जैसे हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण एंड वरुण है। जो एक लास्ट में होता था प्लूटो, वो हट गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बौने ग्रह कौन से हैं, जैसे प्लूटो है, चेरॉन है, सेरस है, 2003 UV एंड 333। तो फ्रेंड्स लघु सौरमंडलीय पिंड क्या होते हैं, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड हमारे लघु सौरमंडलीय पिंड कहलाते हैं। अब फ्रेंड्स आप सोचते होंगे ये ग्रह क्या होता है। ग्रह मैं आपको प्रत्येक नॉलेज दे रहा हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं बता सकता है। तो फ्रेंड्स ग्रह क्या होते हैं, ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। नंबर 1
जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो वह ग्रह कहलाता है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकता है, ग्रह कहलाएगा। जो उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ ना हो तो वह ग्रह कहलाएगा। ग्रहों की उपरोक्त परिभाषा INU जिसे मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले बताया था, अगस्त 2006 में तय की गई थी। एंड ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई। एम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है पार्थिव या अंतरिक्ष ग्रह जिसे बोलते हैं टेरिलिज्म, और इनर प्लैनेट। इसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं फ्रेंड्स। नंबर 2 बृहस्पति या बाह्यग्रह जिसे बोलते हैं जीवन और आउटर प्लैनेट। फ्रेंड्स ये है बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण को बृहस्पति ग्रह कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको सब बता दिया। अब कुछ मेरे पास बेसिक नॉलेज है वो आपको बता दूं, और अगली वीडियो में जब इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो तो उससे तो 100% फ्रेंड्स कह सकता हूँ स्टूडेंट, उससे मैं 100% कह सकता हूँ अपनी स्टडी एवं अपने जितने भी मैंने अपने टीचर एवं बड़े मोटिवेशनल जो लोग हैं उनका अनुभव लेके किया है कि उस टॉपिक से प्रश्न आने वाला है, और इस टॉपिक से भी 1, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ग्रह कौन से हैं, जैसे मंगल है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र एवं शनि। इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। फ्रेंड्स ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। अगला, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में। जैसे कोई कहते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति है, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण, उससे छोटी पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के आधार पर ग्रहों का क्रम अर्थात बढ़ते क्रम में। घनत्व के आधार पर जैसे शनि है, अरुण है एंड बृहस्पति है, नेपच्यून है, मंगल एवं शुक्र है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। फ्रेंड्स सूर्य से दूरी ग्रहों का क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ये क्या है, जैसे बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, अरुण एंड वरुण, यानी सूर्य के सबसे पास में बुध है और सबसे दूर ग्रह वरुण है। तो चलिए द्रव्यमान के अनुसार वजन के हिसाब से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे ज़्यादा वजन बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, फिर वरुण एंड उसके बाद में आता है शनि एवं बृहस्पति। यानी न्यूनतम सबसे कम वजन वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम वजन वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमा काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। फ्रेंड्स परिक्रमा काल आप जानते होंगे, जैसे कौन ग्रह पहले परिक्रमा करता है, कौन ग्रह बाद में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कोई 8 ग्रहों के नाम बताएं, तो आप इसी क्रम में बताइएगा। क्या कहेंगे, सबसे पहले बताएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। अब सबसे दूर क्या है, मतलब सबसे कहते हैं कि उल्टा क्रम कह सकते हैं इसको, उल्टा क्रम कहते हैं, जस्ट उल्टा। तो सबसे पहले आता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी एंड मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में। इसके लिए क्या है, शुक्र है एंड बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण एवं वरुण। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूरब के से पश्चिम क्लॉकवाइज है, जबकि अन्य सभी ग्रहों के घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। फ्रेंड्स यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके एक बार वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो इस वीडियो में मैंने बताया था आपको हमारे जो भारत की भूगोल का पार्ट नंबर 1, और अगली वीडियो में मैं आपको लेकर आऊँगा पार्ट नंबर 2। यदि आपने वो वीडियो को देखना है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स यदि हम आप हमारे चैनल को शेयर करेंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा और आपको भी थोड़ा ज्ञान होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्या है, क्योंकि मेरी अभी एज हुई है, वो मेरी एज हुई है 15 ईयर। फ्रेंड्स मेरी 15 ईयर एज हुई है। अब जो आने वाली है 12 जून को हमारा बर्थडे है, तब हम 16 ईयर के हो जाएंगे फ्रेंड्स। कितने, 16 ईयर के। अब फ्रेंड्स यदि हम आपको बता दें, यदि आपको हम पे कांटेक्ट करना है
तो कांटेक्ट के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ये नंबर है फ्रेंड्स 8973126661। तो फ्रेंड्स यहीं पर हम वीडियो से विदा लेते हैं और अगली एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल देखते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।